अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब। मेरे अजीज़ों, मैं हूँ क़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, लालच एक ऐसी बला है जो इंसान को सोचने समझने से महरूम कर देती है। ये सलाहियत उसमें से ख़त्म हो जाती है और लालची शख्स अपना नफ़ा देखता है, उसको नुकसान नज़र नहीं आता। अब जिसको लालची शख्स नफ़ा समझता है, वो नफ़ा है या नहीं है, ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। एक ऐसी खातून की कहानी जो अमीर होना चाहती थी, जो हालात बदलना चाहती थी। हम सब अपने हालात से बड़े नाला रहते हैं और हम सब अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। मुझे याद है कि मैट्रिक में या एफ़ए में एक किताब, हमारी उर्दू की किताब में एक कहानी हुआ करती थी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। और वो ऐसी ही थी कि दुनिया के इंसान अपने मसाइब से, अपने आलाम से तंग आ चुके हैं। वो अगर आपको कहानी याद हो तो अपने जहन में लाइएगा, या फिर आप नेट पे इसको पढ़ सकते हैं, आज भी मौजूद है। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी मुझे आज से 3 साल पहले मैनचेस्टर के विम्सलो रोड पर रात के वक्त एक खातून मुझे मिली। ये वो वक्त था जब कमाली नया नया हिट हुआ था और मैं विम्सलो रोड के ऊपर रात के वक्त वीडियो बना रहा था। हफ्ते की रात थी और फैंस मेरे साथ तस्वीरें बना रहे थे, लेकिन एक खातून दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सफ़ेद रंग था उनकी एज होगी उस वक्त कोई 45 के करीब। बड़ी अच्छी सी एक उन्होंने गोल्डन ऐनक लगा रखी थी और क्योंकि सर्दियां थी तो उन्होंने चेस्टर पहन रखा था। जब मैं फारिग हुआ तो मैंने कहा हाँ जी आएँ, आप भी तस्वीर बनाए। तो उन्होंने कहा नहीं, तस्वीर नहीं बनवानी, इफ्तिखार साहब मुझे आपको अपनी कहानी सुनानी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और शाहीन, उनका नाम था शाहीन, जो है वो एक बर्गर हट था वहाँ, जिसके हम कोने में एक टेबल पे बैठ गए थे और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। दोस्तों, शाहीन एक खूबसूरत लड़की थी और बहुत हसीन थी और इसके हुस्न के चर्चे पूरे ख़ानदान में थे, पूरे मोहल्ले में थे, पूरे गांव में थे जहां ये रहती थी। और उसी गांव में इसके ताया का बेटा भी रहता था। ताया और ताई फौत हो चुके थे, लेकिन शाहीन बशीर को, अपने तायाजाद कज़न को बहुत पसंद करती थी। और शाहीन ने अपने घर वालों को ज़ोर देकर लव मैरिज की थी बशीर के साथ। बशीर को हुनर नहीं जानता था, पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ी लिखी तो शाहीन भी नहीं थी, लेकिन बशीर उतना खूबसूरत नहीं था जितनी शाहीन थी। लेकिन शाहीन का दिल आ गया था बशीर पे और मोहब्बत अंधी होती है। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बड़े मसाइल हुए, झगड़े रहे। तो शाहीन ने और बशीर ने तय ये किया कि हम लाहौर चलते हैं। लाहौर आ गए। लाहौर आकर उन्होंने एक मोहल्ले के अंदर एक घर किराए पे लिया, जिसके अंदर एक छोटा सा सहन था, एक कमरा था, एक किचन था और वाशरूम था। और 2 साल के बाद इनके घर में एक बेटी पैदा हुई और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। बशीर जो है वो रिक्शा चलाता था और अच्छे खासे पैसे कमा कर ले आता था, जिससे घर का किराया भी जाता था और इसके हर महीने 1 या 2 सूट भी बन जाते थे। खाना पीना भी मुनासिब था। लेकिन जो शाहीन है, इसको अमीर होना था। इसको शहर में जब इसने आके देखा, इसको ब्यूटी पार्लर जाना था, इसको अपने बाल ब्राउन करवाने थे, इसको अपने बाल कटवाने थे, इसको कपड़े पहनने थे, वो जो सिले सिलाए मिलते हैं, जिसको आज हम ब्रांड के कपड़े कहते हैं, क्योंकि ये 90s की कहानी है, 92, 93, 94 की। तो उन दिनों कोई लॉटरी स्कीम थी यहाँ पर लाहौर में, और पहले ये बॉन्ड लिया करती थी कि इसके हालात बदल जाएं, और पूरे महीने इंतज़ार करती थी और फिर चेक करती थी कि बॉन्ड निकला कि नहीं। उसके बाद शाहीन ने काम ये किया कि यहाँ कोई लॉटरी इस वक्त होगी, तो इसने लॉटरी की बहुत सारी टिकटें ली थी, जिसके अंदर पहला इनाम 20 लाख था। और उन टिकटों को ख़रीदने के लिए, आप समझ गए, मैं उस स्कीम का नाम नहीं लेना चाह रहा,
तो उस स्कीम को की टिकटें ख़रीदने के लिए इसने अपने मियाँ का रिक्शा बेचा और कोई मोहल्ले में कोई शख्स था, उससे इसने पैसे भी उठाए 30,000 रुपये के करीब। वो 60,000 का या 50,000 का रिक्शा बिका था, 40 का, आई डोंट नो, 60-70 हज़ार रुपये की कर्ज़ई होगी और इसकी टिकट का कोई बम्पर प्राइज़ नहीं निकला। कहती मेरा बड़ा दिल टूटा, हम कर्ज़े में आ गए, बहुत बुरे हालात हो गए। और मेरा मियाँ मुझसे लड़ता था कि देख तुझे मैंने समझाया भी था, तेरे कहने में आके मैंने रिक्शा बेचा और देख अब हमारे साथ क्या हुआ। कहती मैं जो हुआ उसको याद नहीं रखना चाहती थी, मैंने किसी ना किसी तरह आगे जाना था, पैसा कमाना था, हालात बदलने थे और मेकअप करवाना था पार्लर से और अपने बाल वो जो ब्राउन करवाने थे जी, ब्राउन। कहती इफ्तिखार भाई मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हों, हम किसी बहुत अच्छे इलाके में रहते हों। कहती ये मेरी ख्वाहिश थी। कहती एक दिन मेरा मियाँ, क्योंकि उस वक्त वो फिर रिक्शा चलाने लगा किराए का, तो बशीर गया हुआ था, बच्ची मेरी सो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक खातून आई हैं और उन्हें पूरी एक लट्ठे की चादर सी लपेट रखी है, जिस तरह अमूमन औरतें नमाज़ पढ़ते वक्त लपेट लेती हैं। और उन्होंने आगे कहा जी कि अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, और मेरा नाम रज़िया है, हम साए के अंदर जो है ना वो हमारे रिश्तेदार रहते हैं तुम्हारे, मैं वहाँ आई हूँ तो वो थे नहीं, तो मैं इसलिए आई थी कि मैं कुछ इंतज़ार भी कर लूँ, मैंने नमाज़ भी पढ़नी थी। तो कहती मैंने कहा जी आप अंदर आ जाएँ। कहते रज़िया आंटी अंदर आई, उन्हें नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने उनको चाय दी और कहती रज़िया आंटी से गुफ्तगू के दौरान रज़िया आंटी ने बहुत जल्दी अंदाज़ा लगा लिया कि मेरे अंदर लालच है, मैं अमीर होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हालात हाज़रा पर शदीद एतराज़ था और अपने हालात के मैं बहुत फजीदे किया करती थी और मैं अपनी तकदीर बदलना चाहती थी। कहती रज़िया आंटी ने कहा जी अल्लाह खैर करेगा और बहुत सारी दुआएं दी और जाते हुए एक 5,000 रुपये मुझे दिए। उन्होंने कहा तुम अपने घर में कोई राशन दिलवाओ और अल्लाह खैर करेगा। कहती मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी, उस वक्त 5,000 रुपये एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। कहती मेरा मियाँ रिक्शा चला के तकरीबन 2.5 महीने में या 3 महीने में 2.5 महीने में 5,000 रुपये कमाया करता था। कहती शाम को मियाँ आया, मैंने उसकी तली में पैसे रखे, मैं कहा ये ले और राशन डलवा और फला। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि इस तरह एक खातून आई थी कोई हमसाए में, वो लोग घर पे नहीं थे, वो मेरी तरफ आ गई, नमाज़ पढ़ी और वो मुझे जाते हुए वे खुश होके 5,000 रुपये दे गई। तो बशीर ने कहा कि तेरी मेहरबानी, आइंदा उसको ना घुसाई घर में, ये मुझे कोई फ्रॉड औरत लगती है, कोई किसी को पैसे क्यों देगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे क्या पता अल्लाह ने कितने कितने अच्छे और नेक लोग पैदा कर रखे हैं। कहती जी उसके बाद आंटी एक दिन फिर आ गई, दरवाज़ा खटका, मैंने खोला, आंटी आई हैं और आंटी ने मुझे एक उस वक्त नोकिया का एक मोबाइल दिया और एक सिम दी। ये वो वक्त था जब सिम की कीमत 1,000 या 1,200 या 2,000 इस तरह कुछ होती थी और सिम मिलती भी बड़ी मुश्किल से थी। तो जी उसको मोबाइल मिल गया और आंटी ने कहा कि तेरे लिए गिफ्ट है, भाई तुझसे बात करने को दिल करता है तो मैं कैसे बात करूं। शाइन बड़ी खुशी, उसने मोबाइल रख लिया। शाम को मियाँ आया, उसने पूछा मोबाइल कहाँ से है, तो उसने कहा कि इस तरह आंटी ने दिया। बहुत नाराज़ हुआ, उसने कहा उसके मुंह पे मार और उसको मना कर दे आइंदा हमारे घर में ना है। मैंने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तू पागल है। कहती जी मुझे मोबाइल मिल गया। अब ये वो मोबाइल था जो ऊपर से ब्लिंक भी करता था, इसके ऊपर लाइट ऐसे करती थी। कहती और मैं मोबाइल लेके और चहकती फिर रही हूँ दाएँ बाएँ और उसका जो खर्चा मोबाइल का वो भी आंटी किया करती थी। कहती ये सारी चीज़ें मेरे मियाँ को अच्छी नहीं लग रही थी। कहती एक दिन मुझे आंटी लेकर गई, उन्होंने मुझे 6 सूट दिलवाए अपनी मर्ज़ी के और वो सूट जब मैंने पहने हैं तो मेरे मियाँ को फिर एतराज़ हुआ
मेरे मियाँ और मेरे दरमियान झगड़े शुरू हो गए आंटी के आने पे। अब आंटी फ़ोन करती थी और मैं उनको वो वक्त बताती थी जब मेरा मियाँ घर पे नहीं होगा, और वो आ जाया करती थी। कहती एक दिन आंटी आई हैं और रिक्शे से उतरी हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो रिक्शे वाला भी अंदर आ गया। बड़ा अजीब सा शख्स था, मुझे घूर रहा था और बिल्कुल इस तरह जिस तरह मेरा जायज़ा ले रहा हो। और आंटी ने मुझे कहा ये मेरा भतीजा है, और तो मैं आज आई भी थी अपने रिश्तेदारों के, तो मैंने कहा मैं तुझसे मिलती जाऊँ। कहते मैंने चाय शाय पिलाई आंटी, जाते हुए फिर कुछ पैसे दे गई मुझे। कहती अब मसला ये था, वो जो मैंने लॉटरी की टिकटों के लिए पैसे उठाए थे, मुझे वो पैसे उतारने थे, और जिन साहब से मैंने 30,000 रुपये हमसाये से ले रखा था वो प्रेशराइज़ कर रहे थे कि क्या करें। तो कहती जब मैंने आंटी को बताया तो आंटी ने ना सिर्फ वो 30,000 रुपये दिया, बल्कि उन्होंने इतने पैसे दिए कि मेरा मियाँ एक रिक्शा और ले ले, और चली गई। कहती शाम को बशीर आया, मैंने बशीर को बताया कि आंटी देखो कितनी अच्छी हैं, तुम कह रहे थे मत मिलो, वो पैसे भी दे गई हैं जो मैंने कर्जा उतारना है, और ये रहे तुम्हारे रिक्शे के पैसे, जाओ अपना रिक्शा खरीदो। तो बशीर शक्ल देख रहा है, उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, कोई तुझे इतने पैसे क्यों देगा। तो मैंने उसे कहा कि क्योंकि आंटी मुझे अपनी बेटी समझती है, उन्होंने अपनी बेटी बना रखा है, और अच्छे लोग, सखी दिल लोग ऐसे ही होते हैं। तेरे साथ कभी किसी ने इस तरह की रियायत नहीं की तो इसलिए तुझे लग रहा है। कहती बशीर ने सर पकड़ लिया, उसने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, तू पागल है, और मुझे पैसे नहीं चाहिए। कहती मैंने बशीर को अपनी मोहब्बत के वास्ते दिए, समझाया। कहती बशीर चुप हो गया और उसने मेरे कहने से रिक्शा ख़रीद लिया। अब मेरा कर्जा उतर चुका था और मैं बड़ी खुश थी। कहती गांव के अंदर जो है मेरी बहन की शादी थी, मैं बहुत परेशान थी, और उस वक्त मुझे आंटी ने 50,000 रुपये दिए, और मैंने बड़ी धूमधाम से उस शादी में शिरकत भी की, कपड़े भी बनाए और सलामियाँ भी दी। उसके बाद कहती मेरी बेटी जब 4 साल की हुई तो वो बीमार हो गई बड़ी शदीद। उसकी बीमारी का भी सारा ख़र्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में आंटी ने किया। कहती तकरीबन 6 महीने, इसके 6 महीने के बाद, क्योंकि बशीर स्मोकर था, उसको हार्ट अटैक हो गया और उसका बाईपास होना था, और उस वक्त बशीर की उम्र 31-32 साल थी। कहती जी बाईपास तो हमने करवाया पुअर कैटेगरी में, जिसको हम कहते हैं ज़कात फ़ंड में, लेकिन उसके बावजूद उस ऑपरेशन के अंदर फिर भी 35 से 40 हज़ार रुपये की दवाइयों की और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो फिर मुझे आंटी ने दिया। कहती है सारे मामलात करते 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 मैं तकरीबन कोई 8 से 10 लाख रुपए की मकरूज़ हो गई आंटी की। और एक दिन कहता आंटी आई, उन्होंने मुझे आके कहा जी कि मुझे फौरी तौर पे ना 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ गई है। कहती मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैं कहा आंटी जी मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पास तो नहीं है। कहती आंटी उस दिन थोड़ी सख्त बोली कि देखो मैंने तुम्हारी मदद की है और फलां तुम्हें कर्ज दिया है, और तुम जब भी उधार मांगती रही मैंने तुम्हें दिया है, तो अब मुझे ज़रूरत है तो तुम नहीं दे रही। तो कहती मैं बड़ी परेशान हुई। कहती आंटी ने तकरीबन 1 हफ़्ते मेरे पे दबाव बना के रखा कि 1 लाख रुपए कहीं से कर दो। कहती मैं अपने मियाँ से कहूँ, और मियाँ कहे जी मैं कहाँ से लेकर आऊँ। तो मैंने फिर आंटी से कहा कि आंटी जी मैं ऐसा करती हूँ, अपना रिक्शा जो है वो बेच देते हैं। मैंने कहा नहीं फिर तुम रोज़गार कहाँ से कमाओगे। खैर आंटी बोल बुला के चली गई, और 4 दिन के बाद आंटी ने मुझे कहा कि मेरी एक सहेली है और उनकी शादी है, शादी से पहले उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ, एक पार्टी रखी हुई है, तो तुम चलना चाहोगी। तो अब मैं इस दबाव में और इस सोच में थी कि मुझे अल्लाह करे आंटी जैसी कोई और आंटी मिल जाए तो मैं उनसे पैसे लेके इनके कर्जा उतार दूं। मेरे पास और कोई तो हल था नहीं, और दूसरा ये कि मैं मकरूज़ थी। तो आंटी ने मुझे कहा तुम चलो मेरे साथ, तो मैंने कहा हाँ जी चलते हैं। तो कहती मैंने बशीर को नहीं बताया
क्योंकि मुझे पता था बशीर ने रात को रिक्शा चलाना है। कहती बशीर शाम को 5-6 बजे रिक्शा लेके निकला है, तो 7-1 बजे आंटी आ गई हैं। आंटी आई हैं, आंटी ने मुझे कहा फ़लाँ कपड़े पहन लो। थोड़ा सा उन्होंने मेरा खुद ही मेकअप किया और हम रिक्शे में बैठे हैं। और लाहौर के एक मुज़ाफ़ाती इलाके में एक फार्म हाउस के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा था। कहती जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये शादी नहीं है, ये तो कुछ और पार्टी टाइप कोई काम है। कहती ये सारी चीज़ें मैंने क्योंकि देख नहीं रखी थी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये शादी का प्रोग्राम तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ फैमिली नहीं थी, वहाँ कपल्स थे। हर उम्र के जोड़े थे, मर्द थे, औरतें थी, बच्चियाँ थी, बच्चे थे, अधेड़ उम्र थे, जवान थे, बेहंगम नाच रहे थे, लाइटें लगी हुई थी, कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और वहाँ हर तरह का नशा हो रहा था। कहती मैं सहमी सी खड़ी रही तो एक नौजवान आया और आंटी ने सबसे तारुफ कराया, तो उस नौजवान से भी कराया। उन्होंने कहा ये यासिर हैं और ये यूके होते हैं, मैनचेस्टर में। तो कहती मैंने उसको सलाम किया तो उसने हाथ आगे किया, तो मैंने गैर इरादी तौर पे उससे हाथ मिला लिया। यासिर काफ़ी देर तक हाथ पकड़ के ऐसे हिलाता रहा, बातें करता रहा और शायद वो मेरे चेहरे का और मेरी शख्सियत का जायज़ा ले रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा प्लीज़ एंजॉय करें। कहती हम बैठ गए। थोड़ी देर के बाद यासिर आया और उसने आके एक गिलास मुझे दिया। उसने कहा कि पिए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं पीना। उसने कहा नहीं आप पिए, कुछ नहीं होता। अच्छा, उससे पहले यासिर ने मुझे कहा था कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। तो शाहीन कहती है मुझे डांस आता था, गिद्दा आता था, लुडी आती थी और मैं इंडियन फिल्में देख के बहुत अच्छा डांस सीख गई थी। कभी कभी घर में करती थी मैं, लेकिन जब VCR पे केबल के ऊपर फिल्में चलती थी तो कहती जब फिल्म चल रही होती थी तो मैं, क्योंकि एक फिल्म 4-4, 10-10 दफ़ा चलती थी, तो मैं उसके साथ साथ डांस किया करती थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। तो यहाँ से थोड़ी देर के बाद एक गिलास लाया। कहती मैंने जब सूंघा तो उसमें एक अजीब सी स्मेल थी और आंटी ने कहा कोई बात नहीं पी लो। कहती प्रेशर था मेरे अंदर का, कोई गन था, वक्त की नज़ाकत थी, कमज़ोर लम्हा था, आंटी की मकरूज़ थी, ये एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा या बुरा। कहती मुझे नहीं पता। कहती मैंने एक ही घूंट में वो घटक गई इस पूरा गिलास। कहती उसके बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करती रही, क्या हुआ। कहती अगले दिन जब मैं सो के उठी मेरे दिमाग सर में बहुत दर्द था और मेरा मियाँ सुबह कहीं फजर के वक्त आके सो गया था, क्योंकि गेट की चाबी थी उसके पास। और कहती कि 15 दिन के बाद जब तस्वीरें आई, क्योंकि कैमरा से तस्वीरें बन रही थी, तो मैंने जब वो तस्वीरें देखी तो वो किसी सूरत किसी को दिखाने काबिल नहीं थी। मैं पता नहीं क्या हरकतें कर रही थी, डांस कर रही थी, बेतुका नाच रही थी। और मैंने आंटी को कहा कि आंटी ये सारी तस्वीरें ज़ाया कर दें, अगर मेरे मियाँ तक पहुँची ना तो बहुत हंगामा होगा। तो आंटी ने कहा बेफिक्र हो, ये तस्वीरें सिर्फ तुम्हें दिखानी थी और ये तस्वीरें मेरे पास रहेंगी। और अच्छा, वो 4 दिन के बाद एक पार्टी है तो तुमने उस पार्टी में चलना है मेरे साथ। तो कहती मैंने 2 टोकन इनकार कर दिया। मैं कहा नहीं आंटी, मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ किसी पार्टी में भी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी तरह आपका कर्जा उतार सकूं। उसने कहा जी कि अगर तू नहीं जाएगी तो ये तस्वीरें तेरे मियाँ को मैं दे दूंगी कि तेरा मियाँ जाने और तू जाने